हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस के तहत एक बहुत ही शानदार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वो है फीस का गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट पढ़ने से पहले हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट रिसीट पढ़ा था और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था। यानी कि हम लोगों ने ये देख लिया था कि सरकार के पास पैसे आता है, सरकार पैसे खर्च करती है, और ये भी देखना सरकार घाटे में भी जाती है। चलिए, अब उधर घाटे में जाती है तो उसको निकालते कैसे, इसके लेके हमको आज पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज सरकारी घाटे के अंतर्गत सबसे पहले आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट आप याद कीजिए कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसीट पढ़ा था हम लोगों ने। इसको हम हिंदी में लिखते हैं, यानी राजस्व घाटा हम लोगों ने पढ़ा था राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां और एक और हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्व खर्च। ध्यान दीजिए, यहां हम लोगों ने राजस्व खर्च, हम इसको यहां लिख देते हैं राजस्व खर्च। एक मिनट, राजस्व खर्च, और हम लोगों ने पढ़ा था राजस्व प्राप्तियां। प्राप्तियां देखिए, यानी कि हम लोगों ने देखा कि सरकार खर्च करती है, कहां कहां खर्च करती है। ये इसमें हम लोग देखा कि राजस्व खर्च में क्या होता है, या तो ऐसी जगह खर्च करती है जिससे संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, और इसमें देखते हैं कि कोई उधार भी चुकता नहीं होता है। ऐसे राजस्व प्राप्ति में हम लोगों ने क्या देखा था कि इस तरह की प्राप्ति है कि जिससे ना ही हमें कोई सार्वजनिक संपत्ति बेचने पड़ते हैं, यानी बेचने नहीं पड़ते हैं, और ना ही कहीं से उधार लेना पड़ता है, तो होती है राजस्व प्राप्ति। अब एक तरह से देखिए तो ये वो है, इसमें हमें पैसे मिलते थे टैक्स से। तो ये मान लीजिए कि हमें 10 रुपये मिले हैं, 15 रुपये मिले हैं, और हम लोगों ने 20 रुपये खर्च कर दिए। सिंपल सी बात है, तो ये जो निकलेगा वो घाटा निकलेगा। अब देख लीजिए, हाँ सिंपल से बात में समझिए, तो इसको राजस्व घाटा निकालने के लिए हमको राजस्व खर्च में से राजस्व प्राप्तियां को, यानी कि जितनी हमें मिल रही है उसको घटाना पड़ता है। तो ये आता है हमारा राजस्व प्राप्ति, यानी रेवेन्यू डेफिसिट। ये हुआ यानी कि जितना हमको मिला और हम लोगों ने जितना खर्च किया, तो जितना खर्च किया उसमें से हमको जितना मिला उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक यहाँ है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी प्रभावी राजस्व घाटा। इसमें क्या है, इसको मिटा देते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, इसको निकालने का एक साधारण फॉर्मूला क्या है कि आप राजस्व घाटा में से क्या घटा दो, ग्रांट्स। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्रांट्स के बारे में पढ़ा था कि ग्रांट्स क्या होता है। देखिए, ग्रांट्स यानी कि सरकार तो पहले से घाटे में है और वो केंद्र सरकार को ये बोले कि तुम कोई संपत्ति का निर्माण करो, कोई कैपिटल फॉर्मेशन करो, हम तो हैं। यानी कि ये ग्रांट्स दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार ये किसको देती है? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को, लेकिन इसके लिए एक शर्त होता है। शर्त क्या होता है? केंद्र सरकार ये शर्त रखती है कि हम तुम्हें ग्रांट्स तभी देंगे। ये ग्रांट्स क्या होता है? ये होता है कैपिटल के रूप में, यानी पैसे के रूप में दिया जाता है। कैपिटल ग्रांट्स बोलते हैं इसको। और शर्त ये रखती है कि हम तुम्हें पैसे इस शर्त पे दे रहे हैं कि तुम कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करो, यानी कि रोड बनाओ, जो भी करना है करो, पब्लिक के हित में होनी चाहिए। तो ये सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण को शर्त बनाकर ही देती है। यानी कि
केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाला ऐसा कैपिटल ग्रांट्स जो संपत्ति निर्माण के शर्त पर दिए जाते हैं। तो अब बताइए, जब सरकार खुद घाटे में है फिर भी वो ग्रांट दे रही है, यानी पैसे दे रही है राज्य सरकार को, तो और घाटे में जाएगी। तो इसी को बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। तो राजस्व घाटा में से ग्रांट्स को निकाल दीजिए, जो बचेगा वो हमारा आएगा प्रभावी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। अब आइए, ये दोनों तो सिंपल से बात है, इनको समझना, मुख्य रूप से समझना इसको है, इसको मिटा दें। समझने वाली बात ये है कि राजकोषीय घाटा क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट क्या होती है। राजकोषीय घाटा आप समझ लीजिए कि पूरी सरकार के पास जो उसका खाता है, राजकोष होता है जिसमें सारे पैसे होते हैं, उसमें घाटा कैसे लगेगा। तो उसमें घाटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि सरकार को पैसे आते कहाँ कहाँ से और सरकार खर्च करती कहाँ कहाँ है। तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं। एक तो होता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल। और जितने पैसे आते हैं उसमें से सरकार खर्च कहाँ करती है, तो खर्च भी ऐसे ही करती है, राजस्व खर्च, राजस्व खर्च और ये पूंजीगत खर्च। तो इस तरह से हम देखें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कुल खर्च कितना है, सरकार कुल खर्च कितना करती है, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना सरकार को कुल मिल रहा है, तो हमें निकल जाएगा राजकोषीय घाटा। तो आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा में सबसे पहले कुल खर्च लिखना हमको, कुल खर्च। कुल खर्च में क्या क्या होगा, इसको हम यहां से लिखते हैं, यहां नहीं आएगा, यहां से कुल खर्च। इसमें तो सबसे पहले आ जाएगा कि राजस्व खर्च भी इसमें इंक्लूड होगा और प्लस पूंजीगत खर्च भी इंक्लूड होगा ना। ये तो आप समझ ही रहेंगे कि राजस्व भी खर्च होता है, पूंजीगत खर्च भी होता है, तो ये दोनों मिलाकर कुल खर्च होंगे। इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे राजस्व, राजस्व प्राप्ति को, प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीट को माइनस करेंगे, और प्लस हमें कायदे से तो माइनस करना चाहिए था पूंजीगत रिसिप्ट को, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति को। अगर बात करें तो हमें कायदे से ये दोनों को माइनस करना चाहिए था, लेकिन यहां ये कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें समस्या क्या है, ये पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं, अगर आपको पिछला वीडियो का याद होगा तो इसमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, कैपिटल फॉर्म में कैपिटल रिसीट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो अभी रिकॉल करा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। ये तो होता है डिसइन्वेस्टमेंट होता है, यानी सरकार कोई कंपनी बेच दे, कोई सरकारी संपत्ति बेच दे, उस तरह से हमको मिलता है। दूसरा क्या होता है, वो लोन ले लेती है, कहीं से लोन ले ले तो मिलता है पूंजीगत प्राप्ति। इसके अलावा लायबिलिटीज, अच्छा इसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था इंडेसियर, ये नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट, पता नहीं यहां दिख रहा हो कि नहीं, कैपिटल रिसीट। इसके अंदर क्या आता था, देखिए नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट के अंदर होता था कि ऐसी कोई प्राप्तियां थी, पूंजीगत प्राप्तियां थी जो जिससे हमारे ऊपर मतलब बोझ नहीं बनता था, यानी कि हमें तो प्राप्त हो रहे थे, पैसे आ रहे थे, लेकिन याद कीजिए कि हम
कहीं से उधार ले रहे थे, अगर हम आरबीआई से उधार ले रहे हैं तो ये तो हमें मिल रहे हैं पैसे आरबीआई से या फिर मार्केट से भी, तो एक तरह से ये सरकार के पैसे तो हैं, मतलब सरकार के पास प्राप्त तो हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार के एक्चुअल पैसे नहीं है, क्योंकि इन्हें सरकार को वापस भी करना है। उसके बाद एक और चीज जो हमें मिल रहा था पैसे जहां से, वो थी आम जनता के जो पैसे होते हैं सरकार के पास जमा होते हैं, जैसे एलआईसी के माध्यम से होते हैं जमा। कई लोग शुरू से ही जमा करने लगते हैं कि सरकार के पास कि हमें वो बाद में निकालेंगे। इस तरह के जो भी पैसे सरकार के पास जमा होते हैं वो सरकार को वापस करना पड़ता है। तो वो भी था इसमें, पूंजीगत प्राप्ति में वो भी था, सरकार के पास जनता की जमाएं, जैसे इसमें हम लोग डाकघर में भी जमा करते हैं पैसे, वो भी होता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये उधार यानी मार्केट बोरोइंग और सरकार के पास जमा, ये एक्चुअल प्राप्ति नहीं है, तो इसको हम इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ये सरकार की तो है ही नहीं, मतलब सरकार के अपने पैसे तो है नहीं, वो तो जनता के पैसे जो उन्हें वापस करने हैं। तो हम यहाँ पूंजीगत प्राप्ति की जगह हम लिखते हैं एनडीसीआर, यानी कि नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, यानी जिसपे उधार ना हो उसको लिखते हैं। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है यानी विनिवेश होता है, उससे सरकार के पास कर्ज नहीं बढ़ता है। और एक हो जाता है रिकवरी ऑफ लोन, क्योंकि देखिए अगर सरकार अपनी संपत्ति बेच देती है तो उसके बाद जो पैसे आएंगे उससे उसके ऊपर कर्ज तो नहीं होगा। दूसरी बात, कहीं वो लोन दे रखी है पहले से सरकार, और वो मान लीजिए कि वो लोन उसे वापस मिल नहीं रहा है, तो उसे रिकवरी करती है, यानी उसे किसी भी तरह से लेती है, तो वो भी उससे भी उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं बढ़ रहा है। जब कर्ज नहीं बढ़ रहा है तो ये हुआ एक्चुअल प्राप्ति, ये हुआ एक्चुअल सरकार को जो पैसे मिल रहे हैं। इस वजह से यहाँ हम कैपिटल रिसीट ना लिखते हुए एनडीसीआर लिखते हैं। एनडीसीआर का मतलब ये नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, यानी जिससे कर्ज नहीं बढ़े, जिसके अंदर आता है डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स। तो ये राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला ये होता है कुल यानी राजस्व प्लस पूंजीगत खर्च प्लस राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व प्राप्ति और प्लस एनडीसीआर। तो ये हमारा हुआ राजकोषीय घाटा निकालने का फॉर्मूला। अब ये छोटा सा फैक्ट है जिसको जान लेते हैं। देखिए 1997 में सुखमय चक्रवर्ती समिति के सिफारिश पर यह राजकोषीय घाटा का कंसेप्ट लाया गया था। ये 1999 में सुखमय चक्रवर्ती समिति, इनके सिफारिश पर राजकोषीय घाटा का कंसेप्ट लाया गया था। फिर बात यह है कि इससे पहले क्या होता था, जब 1997 में आया था तो इससे पहले क्या था, इससे पहले बजट घाटे का कंसेप्ट था, बजट घाटे का। अब ये बजट घाटा क्या है, तो बजट घाटा कुछ नहीं है, यही जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ एनडीसीआर की जगह बजट घाटे में पूरी पूंजीगत प्राप्ति को ऐड किया जाता था। इसका मतलब है इसमें मार्केट बोरोइंग यानी कि जो हम लोग उधार लेते थे, यानी हम लोग नहीं, जो सरकार उधार लेती थी, प्लस ये जो हमारे पैसे सरकार के पास जमा थे, यानी कि सरकार के पास हमारी जमा है, सरकार के पास जनता के जमा है, पैसे जनता के जमा है, तो इसमें ये ऐड कर लिया जाता था। यानी कि ये बजट घाटे कंसेप्ट 1997 से पहले था, जिसमें ये क्या मार्केट बोरोइंग यानी जो सरकार मार्केट से उधार लेती थी और सरकार के पास जो जनता के पैसे जमा होते हैं उसको भी ऐड कर लिया जाता था। इसके तहत पूरा मामला बिगड़ जाता था, क्योंकि सरकार का एक्चुअल स्थिति पता नहीं लग पाता था, क्योंकि ये एक्चुअल में सरकार के पैसे हैं ही नहीं, ये तो हमारे पैसे हैं। ये मार्केट बोरोइंग मतलब ये हमारे पैसे हैं, और ये मार्केट बोरोइंग तो वो है जो सरकार को उधार दे रही है।
तो इससे वास्तविक स्थिति पता नहीं लग पा रहा था सरकार की, इसलिए 1997 में सुकमा चक्रवर्ती समिति के तहत राजकोषीय घाटा का कंसेप्ट लाया गया। तो मुझे लगता है आप सरकारी घाटा को समझ गए होंगे। इसमें 3 चीजें समझने वाली थी। राजस्व घाटा समझ गए होंगे, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। इसमें NDCR तो पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया था, आज भी फिर से समझ में आ गई होंगे। बस इतना ही है आज की वीडियो में। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।